मायावती, अरे ओ मायावती, जरा बाहर तो आना। अरे सुलेखा, तू और यहाँ आज अचानक से? अरे हाँ मायावती, मैं तो यहाँ तुझे बुलाने आई हूँ। बुलाने? पर कहाँ जाने के लिए बुलाने आई हो? मुझे लगा ही था तू भूल जाएगी। अरे तुझे याद नहीं, हम महिला मंडल की बात हुई थी कि आज के दिन हम एक साथ मिलकर उर्मिला के घर पर चलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे और खूब गप्पे लगाएंगे। भूल गई क्या? अरे हाँ सुलेखा, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ करना। पर आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मैं फिर किसी और दिन जाऊंगी। आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है। अरे ऐसा भी क्या काम पड़ गया जो आज तू हमारे साथ नहीं जा पाएगी? असल में आज मेरी सालगिरह है और इसीलिए आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है और आज के दिन मैं अपने पति के साथ ही बिताना चाहती हूँ। मैं तो उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बना रही हूँ, इसीलिए आज मैं नहीं जा सकती। ओहो, क्या बात है मायावती, अरे ये बात तो बहुत ही खुशी की है। तब तो तेरा यहीं रहना बनता है। वैसे तू तो अपने पति के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, लेकिन तुझे पता है कि तेरा पति तुझे सालगिरह पर क्या तोहफा देने वाला है? मेरे पति ने तो मेरी सालगिरह पर मुझे एक सोने का हार दिया था जो बहुत ही कीमती था। तेरा पति तो गरीब है, तेरा पति शायद हार नहीं दे सकता, पर कुछ अच्छा तोहफा तो देगा ही। हाँ, मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर कुछ अच्छा ही लाएंगे। अरे इतनी भी उम्मीद मत रख मायावती, तुझे तो पता ही है ना कि वो गरीब है। तू भी किस गरीब के साथ प्यार कर बैठी। मैं होती तो ऐसे गरीब के साथ मैं तो कभी प्यार नहीं करती। छोड़, जो हो गया सो हो गया, हम कल मिलते हैं। और हाँ, बताना जरूर कि तेरे पति ने क्या तोहफा दिया है। जरूर कुछ उल्टा सीधा ही देगा। जो भी हो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मायावती उदास चेहरे के साथ सिर हिला देती है। उसके बाद सुलेखा वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुलेखा की बात को सुनकर मायावती को बहुत ही बुरा लगता है। उसे भी अपने पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ मायावती का पति रामू लकड़ियां काट रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर आज इतना खास दिन जो है, आज मैं अपनी मायावती के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से ये लकड़ियां काट कर जमींदार को बेचनी पड़ेगी, जिससे मैं कुछ अच्छा खरीद लूंगा और वो आज बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। इसके बाद रामू उन लकड़ियों को काटकर जाने लगता है और जाकर जमींदार को बेच देता है। अरे ये क्या रामू, धात तेरे की। अरे तू भी ना उच्च कोटि की लकड़ियों को नहीं पहचानता है क्या तू? ये कौन सी लकड़ियां लेकर आ गया? इतनी सारी लकड़ियां लाकर क्या फायदा जब इसके इतने कम दाम मिलेंगे? क्यों भाई? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? लकड़ियां तो लकड़ियां होती हैं। अब इसमें से मैं कैसे पता करूं कि कौन सी लकड़ियां कीमती हैं और कौन सी लकड़ियां सस्ती हैं? पेड़ में थोड़ी ना लिखा रहता है। आप भी। अरे क्या कहूँ, कैसे आदमी से पाला पड़ा। अरे भैया, मैंने तो तुझे पहले भी बहुत बार बताया है, अब तू भूल जाता है बार बार, तो मैं क्या करूं। चल कोई बात नहीं, अब इसके जितने पैसे होते हैं वो तू ले ले। हाँ हाँ, लाइए। हैं? ये क्या है जमींदार जी? ये तो बहुत ही कम रकम है। जमींदार जी, आज तो मेरी सालगिरह है। इतने कम पैसों में मैं मायावती के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीद सकता। अरे थोड़ा तो ज्यादा पैसे दे दीजिए जमींदार जी। देख रामू, तूने जो लकड़ियां लाई हैं वो बहुत ही सस्ती वाली हैं और निम्न कोटि की हैं। अरे इसके तो इतने ही दाम मिलेंगे, ये भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिए। इससे ज्यादा अगर मैंने दिया तो मेरा ही घाटा हो जाएगा, समझा? इसीलिए और नहीं दे सकता। लेना हो तो ले, नहीं तो जा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ।
मैं इतने से ही काम चला लूंगा, अब कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद रामू वहाँ से निकल जाता है। अरे आज तो मेरा दिन ही खराब है। मैं अब तक लकड़ियों की पहचान ही नहीं कर पाता, जिस वजह से मेरी इतनी कम कमाई होती है। आज मेरी और मेरी पत्नी की सालगिरह है और आज ही के दिन इतने कम पैसे मिले हैं। अब मैं इसमें से मायावती के लिए भला क्या ही खरीदूं, समझ ही नहीं आ रहा। रामू सोच सोच कर जा ही रहा था कि तभी उसे एक गजरा बेचने वाला मिल जाता है, जो ताजा गजरे बेच रहा होता है। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि मायावती के लिए आखिर क्या ले जाऊं, और ये देखो गजरा वाला मिल गया। चलो अब मैं ये गजरा ले जाता हूँ, इसे देखकर मायावती पक्का खुश हो जाएगी। हाँ। इसके बाद रामू गजरे वाले से गजरा खरीदता है और वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है, जहाँ पर मायावती उसका इंतजार कर रही होती है। अरे आप आ गए जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए मैंने आपके लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने पकवान। ए मायावती, अरे ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? तुमको तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे लिए एक एक पैसा भी बहुत कीमती है, और तुम हो इतने सारे व्यंजन में पैसा बर्बाद कर रही हो। गजब है भाई। रामू की ये बात सुनकर मायावती के दिल को ठेस पहुंचती है और वो कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारी सालगिरह साल में एक ही बार तो आती है, और इतनी खुशी के अवसर पर मैं केवल 1 या 2 व्यंजन बनाऊं, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या अब आप गरीब हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी खुशी के दिन को भी अच्छे से नहीं मनाऊं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग गरीब हैं? ओहो, देखो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मायावती, पर मैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए कह रहा था, क्योंकि हम जितने पैसे बचाएंगे भविष्य में उतना काम आएगा। अच्छा चलो खैर, ये सब छोड़ो और तुम ये देखो। तुम्हारे लिए लेकर आया हूं मैं, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। देखो 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 देखो। ऐसा क्या लाए हैं जी? कहीं आप मेरे लिए हार तो नहीं ले आए हैं? अरे मायावती, हमारी इतनी हैसियत कहाँ अभी कि तुम्हारे लिए हार खरीद सकें। अब हम तो तुम्हारे लिए ये देखो सुगंधित गजरे लेकर आए हैं। अय हाय 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 हाय, मन करता है कि बस इसको सूंघते ही जाएं। आहा, आज इतनी खुशी का दिन है, मैंने आपके लिए इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, और आप मेरे लिए ये सस्ता सा गजरा लाए हैं, और आपको लगता है कि मैं इस गजरे से खुश हो जाऊंगी? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? सुलेखा ने बिल्कुल सही कहा था, आप मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा ही लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं मायावती, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो क्या है कि आज मैं गलत लकड़ियां काट कर जमींदार के पास ले गया, इसीलिए उसने मुझे बहुत कम पैसे दिए। अब उतने पैसे में बस ये गजरा ही आ पाया, तो मैं क्या करता? मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा लेकर आता, लेकिन अब तुम समझ रही हो ना। अच्छा चलो तुम मायूस मत हो, मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊंगा। हाँ, सालगिरह आज है तो मैं किसी और दिन तोहफा लेकर भला क्या करूंगी? बस अब बहुत हो गया है, अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपसे और आपकी गरीबी से। अब मुझे ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने पिता का घर छोड़कर आपके साथ भाग आई थी, और मुझे मिला क्या? ये गरीबी से भरी जिंदगी। मैं अपने घर में कितनी आराम की जिंदगी जीती थी, मुझे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर जिस दिन से मैंने आपसे शादी की तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश कि मैंने आपसे शादी ना की होती। ये तुम क्या बोल रही हो मायावती? तुम तो मुझसे प्रेम करती हो ना, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की है ना? यही तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं नादान थी। मेरे पिता ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, और इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपके साथ रहने से मेरी सहेलियां भी मुझे ताना मारती हैं।
आप तो मेरे लिए एक अच्छा सा तोहफा तक नहीं ला पाते हैं। मैं व्यंजन बनाती हूँ तो उसमें भी आपको कटौती ही करनी होती है। इतनी गरीबी में जीने से अच्छा है कि मैं जीऊं ही ना। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं 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 मायावती, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम चली गई भाग्यवान, तो मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? देखो माया, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ, पर मैं मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें ऐसी जिंदगी ना जीनी पड़े। बस मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दो, कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बस। आप इतने वर्षों में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? अब मुझे आप पर तनिक भी भरोसा नहीं है और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आपको मेरी कसम है कि आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। अरे पर मायावती, मैंने कहा ना आपको मेरी कसम है। उसके बाद मायावती गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रामू ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेहद दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे मेरी जिंदगी में? एक मेरी पत्नी ही तो मेरा सब कुछ थी, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं बचपन से ही गरीब था, लेकिन आज तक कभी भी इतने गरीब होने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था और मुझे अपनी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? इसके बाद रामू बहुत ही परेशान हो जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो कैसे भी करके अब पैसे कमा कर ही रहेगा और इसी गरीबी से बाहर निकल कर रहेगा। और इसके बाद वो सीधे जमींदार के पास फिर से चला जाता है। अरे रामू, तुम क्यों भैया, कुछ लकड़ियां देना भूल गए थे क्या जो वापस आ गए? नहीं जमींदार जी, मैं तो यहाँ बस ये बताने आया हूँ कि अब से मैं लकड़हारे का काम नहीं करूँगा। हैं? अरे ये तुम क्या कह रहे हो रामू? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम लकड़हारे का काम छोड़ना चाहते हो? बहुत कुछ हो गया जमींदार जी। अब मैं ये लकड़ियां काट काट कर थक चुका हूँ। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, फिर भी इस गरीबी में ही जी रहा हूँ। मुझसे अब ये काम और नहीं होता है। मेरी गरीबी की वजह से मेरी पत्नी मुझे आज इतने अच्छे मौके पर भी मेरा साथ छोड़कर चली गई, और इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गरीबी से बाहर निकल कर ही रहूंगा और अपनी पत्नी को फिर से वापस लाऊंगा, और जिसके लिए मुझे अब कोई अच्छा सा काम करना ही पड़ेगा, और इसके लिए मैं ये लकड़हारे का काम छोड़ रहा हूँ। अरे भाई रामू, तू भी ना, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि तुम गरीब लकड़हारे होने की वजह से नहीं हो, बल्कि तुम लकड़ियों की पहचान नहीं कर पाते हो, इसीलिए गरीब हो। अरे तुम्हें ये किसने कहा कि लकड़हारा अच्छे पैसे नहीं कमाते हैं? वो पैसे बहुत अच्छे कमाते हैं अगर वो वैसी कीमती लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन्हें बेचते हैं। देखो, तुम्हें ये काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही तुम बहुत से पैसे कमा सकते हो। हाँ, पर कैसे जमींदार जी, कैसे? अगर लकड़हारे का काम करके मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ तो कैसे कमाऊं? मैं कैसे पता करूं कि कौन सी लकड़ियां उच्च कोटि की हैं और कौन सी लकड़ियां निम्न कोटि की हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब एक ही जैसी लगती हैं। ये तो है। अच्छा, एक और रास्ता है, सुनो। पश्चिमी इलाके के जंगल में अगर तुम थोड़ा अंदर की तरफ जाओगे तो तुम्हें वहां बहुत से पेड़ मिलेंगे जिनका रंग बहुत ही गहरा होता है। अगर तुम उन पेड़ों को काट कर लाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा रकम मिलेगी, लेकिन हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि वहां पर सांप, बिच्छू और बहुत से जहरीले जीवों का खतरा रहता है, इसीलिए सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार तुम वहां चले गए तो वापस आओगे इसकी कोई संभावना नहीं है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है जमींदार जी।
अरे भला मैं अकेले जीकर करूंगा भी क्या। इसीलिए मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा, और अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये रास्ता जरूर अपनाऊंगा, ताकि अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। इसके बाद हम फिर से पहले जैसे खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ, लेकिन बस तुम्हें एक ही बात का ध्यान रखना है भैया, कि सावधानी से जाना, क्योंकि वहां पर गहरे रंग के पेड़ सिर्फ एक ही प्रकार के मिलेंगे। इसीलिए तुम्हें उसे ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुम आराम से उन पेड़ों को देखकर ही पहचान जाओगे। और हाँ, उम्मीद है कि तुम भैया सही सलामत वापस आ जाओ। इसके बाद जमींदार के बताए हुए रास्ते के अनुसार वो पश्चिमी इलाके के जंगल में चला जाता है। बाप रे, ये जंगल तो दिखने में कितना भयानक है, और जितना मैं अंदर जाता जा रहा हूँ मुझे उतने ही जहरीले जीव मिल रहे हैं। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मुझे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना होगा, और कैसे भी करके उन गहरे रंग के पेड़ों को काट कर लाना ही होगा, ताकि मैं अपनी पत्नी को वापस ला सकूं। आहा। इसके बाद रामू एक एक कदम फूंक फूंक कर चलने लगा, और जितने भी जहरीले जीव थे उन सब से बचते बचाते कैसे भी करके वो गहरे रंग के पेड़ के पास पहुंच जाता है और उन पेड़ों को काटने लग जाता है। काटने के बाद वो उन लकड़ियों को लेकर चला जाता है सीधे जमींदार के घर पर। अरे वाह 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 रामू, क्या बात है, आखिरकार तुम इन लकड़ियों को लेकर आ ही गए, वो भी सही सलामत। इसका मतलब है कि तुम वो लकड़हारे बन सकते हो जो इन जैसे खतरनाक खतरनाक जंगलों से ऐसी कीमती और अनमोल लकड़ियां ला सकता है। अब तो तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, क्योंकि अब तुम बहुत ही अमीर बनने वाले हो। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ भैया, जाओ, जाकर सबसे पहले अपनी पत्नी को लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। हाँ जमींदार जी, लेकिन मेरे पैसे तो दे दीजिए। अरे हाँ 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 हाँ, पैसा देना तो भूल ही गए थे। रुक, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। हैं? ये क्या जमींदार जी, इस लकड़ी के इतने सारे पैसे? मतलब पहले मैं जितनी लकड़ियां लाता था, जो पैसे आप देते थे उससे 8 गुना ज्यादा हैं। अरे बेटा, यही तो मैंने कहा था कि इन लकड़ियों की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, और अब अगर तुम ये लकड़ियां रोज ही लाते रहो तो बहुत ही जल्द तुम मुझसे भी ज्यादा अमीर बन सकते हो। क्या क्या आप सच बोल रहे हैं जमींदार जी? जमींदार जी, अगर ऐसा है तो मेरी पत्नी ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी और तुरंत मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी मायावती को लेने भी तो जाना है। धन्यवाद जमींदार जी। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, मजे करो भैया, जाओ जाओ जाओ। उसके बाद रामू खुश होकर अपनी पत्नी को लेने चला जाता है, जो जंगल के उस पार दूसरे गांव में रहती है। ला 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 मायावती, अरे आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ, और ये जानकर कि अब मैं ढेर सारे पैसे कमाने वाला हूँ, ये सुनकर तो मायावती भी बहुत खुश हो जाएगी। उसको तो विश्वास ही नहीं होगा कि लकड़ियां काट कर भी मैं इतना अमीर बन सकता हूँ। ला 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 ला। रामू चल ही रहा था कि तभी रास्ते में ही उसे पेड़ के नीचे एक माँ दुर्गा की मूर्ति मिलती है, जिनके गले में सोने का हार लगा हुआ था, जो बहुत ही चमक रहा था और बहुत ही कीमती लग रहा था। लेकिन रामू को उस हार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे वाह 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 माँ, दिन सचमुच में कितना अच्छा है। इतने शुभ अवसर पर आप मुझे रास्ते में मिल गईं। अब आपका आशीर्वाद लेकर जाऊंगा तो सब अच्छा ही होगा और मेरा काम हो ही जाएगा। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपनी मायावती को वापस घर ला सकूं, और उसके बाद मायावती मुझे फिर कभी छोड़कर ना जाए, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा।
आशीर्वाद दो माँ। उसके बाद रामू माँ का आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चला जाता है सीधे अपने ससुर जी के घर। मायावती, ओ मायावती, अरे बाहर तो आओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओ भाग्यवान। अरे तू, और यहाँ, तुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर मेरे घर चला आया। अब माफ कीजिएगा ससुर जी, मैं आना तो नहीं चाहता था, पर मायावती की वजह से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मायावती? अब उस लड़की ने क्या कर दिया? देखो रामू, उसने अब जो कुछ भी किया हो, पर अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जब से वो इस घर को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग गई है, उसी दिन से मैंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अब उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? इसीलिए उसने जो कुछ भी किया हो तुम जानो और तुम्हारी बीवी जाने। अरे अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? अगर आपने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, तो मायावती अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? घर वापस नहीं आई? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो रामू? हाँ ससुर जी, बात यह है कि मायावती मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर चली गई और वो कह रही थी कि वो यहाँ पे आएगी, आपके घर। लेकिन अगर आपने उसे अंदर ही नहीं आने दिया, तो उसे तो अब तक मेरे घर वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आई। हे भगवान, कहाँ चली गई? ससुर जी, क्या यहाँ उसका कोई और भी रिश्तेदार है क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ तो और भी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हाँ, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो यहाँ पे आई ही नहीं थी। क्या? वो यहाँ आई ही नहीं थी? ये आप क्या कह रहे हैं ससुर जी? अगर वो यहाँ नहीं आई और यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो आखिरकार वो जा कहाँ सकती है? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो रामू? मायावती तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने मायावती को ऐसे ही जाने दिया? अरे तुम कैसे पति हो? इसीलिए मैं तुम जैसे आदमी से अपनी पुत्री की शादी बिल्कुल नहीं करवाना चाहता था। एक तो तुम इतने गरीब और फटीचर हो, लीचड़ कहीं के, ऊपर से मेरी बेटी का ध्यान भी नहीं रख सकते हो। तुम मायावती के पति कहलाने के योग्य बिल्कुल नहीं हो, बेवकूफ। अब मैं ये सारी बातें मानता हूँ ससुर जी, पर अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। हमें जल्द से जल्द किसी भी तरह से मायावती को ढूंढना ही पड़ेगा। आखिरकार वो जा कहाँ सकती है? ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर आप क्यों ससुर जी? आपने तो मायावती से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं ना? अरे तो क्या हो गया? कुछ भी कहो, है तो वो मेरी ही पुत्री ना, और इन सब चीजों पर चर्चा करने का अभी समय नहीं है। हम इन चीजों पर बाद में बात कर लेंगे। अभी मेरी पुत्री को ढूंढना सबसे जरूरी है। पुत्री मिलेगी तो ही उससे रिश्ते नाते तोड़ पाऊंगा ना, लड़ पाऊंगा। चलो। हाँ, अगर ऐसा है तो चलिए साथ में ढूंढते हैं। इसके बाद दोनों ही पूरे गांव में मायावती को ढूंढने लग जाते हैं। उस गांव का चप्पा चप्पा ढूंढ लेने के बाद रामू और उसके ससुर जी दोनों ही जंगल के रास्ते से फिर से रामू के घर जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं मायावती रामू के घर वापस तो नहीं आ गई है। हे भगवान, मेरी पुत्री जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो और जल्द से जल्द हमें वापस मिल जाए, ऐसा करना। आप चिंता मत कीजिए ससुर जी, वो जरूर मेरे घर पर ही होगी। आखिर इतनी देर तक वो कहाँ जा सकती है? उसे शायद एहसास हो गया होगा कि उसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, इसीलिए वो तुरंत ही घर वापस आ गई होगी। चिंता मत करिए। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पक्षी आ जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों आखिर किसे ढूंढ रहे हो? हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ससुर जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आवाज आ कहाँ से रही है। अरे तुम दोनों यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ ऊपर हूँ, पेड़ के ऊपर देखो। अरे वो देखिए ससुर जी, ये तो वो पक्षी की आवाज है, लेकिन ये पक्षी बोल कैसे रही है? अरे हाँ रामू, ये तो सच में बहुत ही आश्चर्य की बात है। मैंने तो आज तक अपने जीवन में बोलता हुआ पक्षी पहली बार देखा है।
पहली बार ही देखोगे ना, क्योंकि मैं कोई आम पक्षी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पक्षी हूँ जो बोल सकती है और मुझे थोड़ी बहुत जादू भी आती है। क्या कहा? एक जादुई पक्षी? क्या जादुई पक्षी जैसी कोई चीज भी होती है क्या? मैंने तो पहली बार सुना और देखा है। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ कहानियों में ही होता है। अरे तो कहानी भी तो कहीं से ली ही जाती है ना। वो सब छोड़ो और ये बताओ, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? क्या पता मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद कर सकूं? अरे हाँ, जादुई पक्षी, मैं अपनी पुत्री को ही ढूंढ रहा हूँ। उसका नाम मायावती है और वो मेरे घर पर ही आ रही थी इस रामू को छोड़कर। पता नहीं क्यों वो मेरे घर भी नहीं आई और हमें कहीं मिल भी नहीं रही। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? क्या कहा? रामू को छोड़कर आ रही थी? ये नाम तो मुझे कहीं सुना सुना सा लग रहा है। अरे हाँ, एक औरत जंगल से पार हो रही थी। वो बार बार रामू का नाम ले रही थी। ये जरूर आपकी पुत्री ही होगी। अरे वाह, इसका मतलब तुमने उसे कहीं देखा है। देखो, तो क्या तुम कृपया करके हमको बता सकती हो कि हमारी पुत्री आखिरकार कहाँ गई? क्योंकि मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। हमने कितना खोजने की कोशिश की पर वो हमें कहीं नहीं मिल रही। शायद वो रामू के घर गई होगी, इसीलिए हम वहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर तुमने कहीं और देखा है तो हमें बता दो, ताकि वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हाँ, मैंने उसे देखा तो है, लेकिन वो रामू के घर तो बिल्कुल भी नहीं गई है। वो अभी जिस जगह पर है वो जगह इसी जंगल में है। क्या कहा? वो इसी जंगल में है? तो क्या तुम हमें उसके पास लेकर जा सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम दोनों को उसके पास लेकर चलती हूँ। उसके बाद रामू और उसके ससुर जी दोनों ही उस पक्षी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जाकर एक गुफा के सामने रुक जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो एक गुफा है। तो क्या मायावती इस गुफा के अंदर है? लेकिन वो इस गुफा के अंदर क्यों गई? वो तो तुमको इस गुफा के अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद रामू और उसके ससुर जी दोनों ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। जब वो गुफा के अंदर जाते हैं तो जो देखते हैं वो देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि उस गुफा के अंदर बहुत सारी मूर्तियां होती हैं। उनमें से एक मायावती की मूर्ति भी होती है। ओहो, ये क्या? यहाँ पर तो कितनी सारी मूर्तियां हैं। बाप रे बाप, ये देखने में तो कितनी असली लग रही हैं। मानो जैसे मूर्तियां नहीं, कोई इंसान ही हो। हाँ, क्योंकि ये सब इंसान ही हैं जो मूर्तियों में बदल चुके हैं। हैं? मूर्तियों में बदल चुके हैं? ये तुम क्या कह रही हो? ससुर जी, वो देखिए, वो मायावती की मूर्ति भी है यहाँ पर। ये देखिए। वो मायावती की मूर्ति नहीं, बल्कि मायावती ही है जो मूर्ति में बदल चुकी है। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मायावती मूर्ति में कैसे बदल सकती है? वैसे ही जैसे यहाँ उपस्थित और भी लोग मूर्ति में बदल चुके हैं। हैं? तो तुम कहना चाहती हो कि यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब मूर्ति नहीं बल्कि असली इंसान हैं? पर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच कह रही हो? देखो, मेरा काम था तुम दोनों को रास्ता दिखाना, जो कि मैं दिखा चुकी हूँ। अब विश्वास करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें तो इस बात पर भी कभी विश्वास नहीं होता कि कोई बोलने वाला जादुई पक्षी भी हो सकता है। पर देखो, जब तुमने सामने देखा अपनी आँखों से, तो तुम्हें विश्वास हुआ ना। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वो होती जरूर हैं। देखो रामू, तुम्हें विश्वास हो या ना हो, लेकिन इस पक्षी को देखने के बाद ये जो कह रही है उसकी बात पर मुझे तो विश्वास है। पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पुत्री मूर्ति में कैसे बदल गई। वही तो,
ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा ससुर जी कि भला मायावती मूर्ति में कैसे बदल सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मायावती मूर्ति में बदल गई? मैं बताती हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मायावती मूर्ति में परिवर्तित हो गई। तुम्हें याद है रामू, जब तुम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो तुम्हें रास्ते में एक माँ दुर्गा की मूर्ति मिली थी जो कि पेड़ के नीचे रखी हुई थी। माँ दुर्गा की मूर्ति में सोने का हार था जो बहुत ही चमक रहा था और बहुत ही कीमती था। तुम्हें क्या लगता है वो हार आज तक चोरी क्यों नहीं हुआ, जबकि वो तो खुले आम रखा हुआ है जिसे कोई भी चुरा सकता है। हो, तो तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो मूर्ति में इसलिए परिवर्तित हो चुके हैं क्योंकि उन लोगों ने माँ दुर्गा की मूर्ति पर रखा हार चुराने की कोशिश की थी। अरे वाह रामू, तुम तो काफी समझदार निकले। तुमने बिल्कुल सही सोचा, ऐसा ही हुआ है। उस मूर्ति में रखा हार जिसने भी चुराने की कोशिश की वो सभी मूर्ति बन गए और इस गुफा में पहुंच गए। तो तुम्हारा मतलब है कि मायावती ने भी हार चुराने की कोशिश की? हाँ, सही कहा। इसीलिए वो मूर्ति में परिवर्तित हो गई और इस गुफा में आ पहुंची। तुमने भी उस मूर्ति को देखा था, लेकिन तुमने उस मूर्ति से हार नहीं चुराया, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ओह, अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या अब हम कुछ कर नहीं सकते? मतलब क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं मायावती को फिर से वापस इंसान बना सकूं? एक रास्ता है, लेकिन उससे पहले अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूं, तो तुम्हें मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। कौन सी मदद? अगर तुम मायावती को मूर्ति से फिर से इंसान बनाना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए उस जंगल में फिर से जाना होगा जिस जंगल में तुम गहरे रंग के पेड़ काटने गए थे। मैंने तुम्हें वहाँ पर भी देखा था। तुम किस तरह से सारे जहरीले जीवों से बचते बचाते वहाँ तक पहुँच गए और लकड़ियाँ काट कर ले भी गए। लेकिन अगर तुम थोड़ा और अंदर जाओगे तो तुम्हें एक झील मिलेगी। उस झील का पानी बहुत ही शुद्ध है। अगर उस झील के पानी को तुम अपनी पत्नी के ऊपर डालोगे तो वो तुरंत ही मूर्ति से इंसान में परिवर्तित हो जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा और उस झील से पानी लेकर मायावती के ऊपर डाल दूंगा, जिससे मेरी मायावती फिर से इंसान बन जाए। लेकिन तुम जितना सोच रहे हो वो इतना आसान नहीं है। उस झील को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उस झील के रास्ते तक कोई पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि किसी को उस झील का रास्ता पता ही नहीं है, और जिसको पता नहीं है वो कभी पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी, और अगर तुम मेरी मदद लेना चाहते हो तो बदले में वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। तो ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं मायावती को फिर से इंसान बनाने के लिए वो सब कुछ करूंगा जिससे मेरी मायावती फिर से इंसान बन जाएगी। बताओ। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें मुझे अपनी एक आंख देनी पड़ेगी। पर मेरी एक आंख क्यों? भला तुम उस एक आंख का क्या करोगी? मैं एक जादुई पक्षी हूँ, इसीलिए कुछ सालों पहले मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए थे। तभी उन लोगों से मुझे एक आदमी ने बचाया था। जिस दिन उस आदमी ने मुझे बचाया, उसी दिन से वो मेरा मालिक बन चुका था और मैं सिर्फ उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन बदकिस्मती से वो इंसान अंधा है, वो देख नहीं सकता, और इसीलिए मुझे बेहद खराब लगता है कि वो मुझे भी देख नहीं सकता, और इसीलिए मैं बस तुम्हारी एक आंख लेना चाहती हूँ ताकि वो कम से कम मुझे देख पाए और इस सुंदर दुनिया को भी। ओ, तो तुम उस आदमी का एहसान चुकाना चाहती हो। तो ठीक है, मैं भी अपनी मायावती को इंसान बनाना चाहता हूँ, इसीलिए
मैं ये बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तुम मेरी एक आंख ले सकती हो। इसके बाद उस जादुई पक्षी ने अपने जादू से पहले रामू की एक आंख ले ली और उसके बाद वो पक्षी और रामू दोनों ही उस जंगल में चले गए और पक्षी रास्ता दिखाती जा रही थी और वो पक्षी रामू को लेकर उस झील के पास चली गई। हाँ, तो ये है झील का वो शुद्ध पानी जिससे मूर्ति बने इंसान फिर से इंसान बन सकते हैं। सुनो जादुई पक्षी, मैंने अपनी एक आंख दी, बदले में मैं चाहता हूं कि तुम इस झील से काफी सारा पानी लेकर मेरे साथ चलो। पर तुम इतने सारे पानी का क्या करोगे? मायावती को इंसान बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ही पर्याप्त है। क्योंकि मैं केवल मायावती को नहीं बल्कि उस गुफा में जितने भी लोग हैं उन सभी को फिर से इंसान बनाऊंगा। पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उन सभी लोगों ने तो माँ दुर्गा की मूर्ति से हार चुराने की कोशिश की थी। उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम उनके लिए ये सब क्यों करना चाहते हो? हाँ देखो जादुई पक्षी, मैं मानता हूं कि उन लोगों ने चोरी करने की कोशिश की है, लेकिन इंसान ऐसे ही होते हैं। मैंने जब उन मूर्तियों को ध्यान से देखा तो ज्यादातर लोग मुझे बहुत ही गरीब, बहुत ही बेचारे लग रहे थे। उन्होंने चोरी करने की कोशिश की क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, ना कि वो चोर थे। और इसीलिए मैं उन सभी को फिर से इंसान बनाना चाहता हूं ताकि वो अपने परिवार से फिर से मिल सकें। उनके परिवार वाले अब भी उनकी चिंता कर रहे होंगे ना। मैं समझ गई, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। तुम सच में एक अच्छे इंसान हो रामू। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई। उसके बाद उस जादुई पक्षी ने बहुत सारा पानी एक बार में ही खींच लिया। इसके बाद रामू और वो पक्षी दोनों ही जाने लगे और सीधे उस गुफा के अंदर चले गए। जादुई पक्षी मायावती के साथ साथ सभी मूर्तियों पर पानी डालने लगता है, जिससे थोड़ी ही देर में सभी मूर्तियां वापस से इंसान बन जाती हैं। हाँ हाँ, अरे मेरी पुत्री, बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं कितना चिंतित हो गया था। तुम भी ना, भला क्या कहूँ, तुम्हें वो गहने चुराने की क्या आवश्यकता थी? अरे पिताजी, आप और मैं यहाँ कैसे आ गई? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ। इसके बाद मायावती के पिता ने मायावती को सारी बातें विस्तार से बता दी, जिसे सुनकर मायावती रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मेरी वजह से आपकी एक आंख चली गई। मैंने तो आपको छोड़ दिया था, फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं जब पिताजी के यहाँ जा रही थी तो मुझे माँ दुर्गा की मूर्ति मिली और जब मैंने गहने देखे तो मैंने सोचा अगर मैं उन गहनों को चुरा लूं तो हम दोनों को इस गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा और हम फिर से एक साथ रहेंगे। इसीलिए मैंने वो गहने चुराने की कोशिश की, जिस वजह से मैं मूर्ति बन गई और मेरी सजा आपको मिल गई। हाँ बेटा, और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा रामू। बेटा, मुझे लगा कि तुम मेरी पुत्री के योग्य नहीं हो केवल इसलिए क्योंकि तुम गरीब हो, लेकिन तुम मेरी पुत्री से इतना प्यार करते हो ये मैं समझ नहीं पा रहा था। पर आज ये बलिदान देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि तुम मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर हो। अरे बस बस ससुर जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत ही जल्द अमीर बनने वाला हूं। आज मैंने इतना सारा धन कमा लिया है सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां बेचकर। हाँ। ओहो, क्या बात है, सच में? ठीक है, तो अब से मुझे मेरी पुत्री की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे तुम जैसा पति जो मिला है। मायावती और उसके पिता के बीच की सारी नाराजगी भी अब खत्म हो गई थी